हेलो बेटा लोग, वेरी 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 गुड इवनिंग बच्चा जी। अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं बता दूं कि हमने पेपर नंबर 1 2 3 4 5 का सेक्शन नंबर ई खत्म कर दिया है। आज हम देखेंगे पेपर नंबर 6 का ई। उससे पहले मैं वीडियो चालू करूं, मैंने मैंने कान खोल के सुन लो। चैनल पे नए हो तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मैंने पेपर नंबर 1 2 3 4 5 का ए से लेके ई तक पूरा आंसर आपको दिया हुआ है यूट्यूब पे, वो भी फ्री, कोई नहीं देता। और वो भी पता है क्या, मैंने चीजों को हाईलाइट करके कलरफुल बना के उसको इंटरेस्टिंग बना के दिया हुआ। एक बार जाके देखो, मजा आएगा आपको पढ़ने में। और दूसरी, अगर उस पीडीएफ को, सब वो पीडीएफ कहाँ मिलेंगे तो मैं बता दूं, मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, इकोनॉमिक्स वाली, उसके अंदर डाउनलोड वाली जो जो थंबनेल है ना, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में से वो वीडियो निकाल, वो पीडीएफ निकाल देना, आप डाउनलोड कर सकोगे। सर वो खाली पीडीएफ पढ़ लेंगे चल जाएगा? देखो, मेरे पीडीएफ प्लस मेरा वीडियो, मेरा जो वीडियो होता है उसमें मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, जो पीडीएफ है उसके अंदर आंसर। जब कंसेप्ट प्लस आंसर दोनों मिक्स होंगे तब आपके दिमाग में क्लैरिटी बैठ जाएगी और वो आपको बहुत मदद करेगी एग्जाम में लिखने के अंदर। तो क्या कीजिए, पीडीएफ की प्रिंट आउट निकाल के मेरे वीडियो को देखो, ताकि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। और मैं आपको इवन वीडियो के अंदर याद भी करवा देता हूँ, तो आपका याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हमारे सेक्शन नंबर ई, पेपर नंबर 6 के ऊपर। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ओके जी, ओके सर जी, चलते हैं पेपर नंबर 6 सेक्शन नंबर ई। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, डिफाइन द इन्फ्लेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटा जी, जो इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन दो भाई साहब ने दिया था। एक एपी लर्नर ने दिया था, एक एसी पिगाओ ने दिया था। इसको कुछ पिगू बोलते हैं, कोई पिगाओ बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं बताना मेरे को। यहाँ पे बेटा जी, बेसिकली इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब हमारी डिमांड हमारे सप्लाई से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारी डिमांड हमारे सप्लाई से बढ़ जाती है तो क्या होता है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो क्या होता है, अल्टीमेटली प्राइस इन द प्राइस, और उसी चीज को बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। दूसरी चीज, इन्फ्लेशन अगर होता है जब आपकी मॉनेटरी इनकम फास्टर राइज होती है, फास्टर देन द रियल इनकम, उसको हम क्या बोलते हैं? और इन्फ्लेशन बोलते हैं। यहां पे क्या होता है, कांस्टेंट स्टडी इंक्रीज इन द प्राइस। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार बढ़ा फिर वापस डाउन हो गया, नहीं, कांस्टेंट कांस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस लेवल होता है। ऐसा नहीं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसे इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे कि भाई प्राइस ऊपर गया तो इन्फ्लेशन, नीचे गया तो डिफ्लेशन। नो जी, आज जब क्या होता है, प्राइस धीमे 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 करते 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 ऊपर की ओर चला जाता है, उसे ही हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो कांस्टेंट एंड स्टडी इंक्रीज इन द प्राइस लीड टू डिक्रीज इन द परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर क्या होता है? कोई व्यक्ति है, बोलता है कि 2 BHK खरीदने का 20 लाख का था, उसके पास 15 लाख थे, 5 लाख कम थे, 5 लाख कम थे, बोले एक काम करता हूँ, एक साल मेहनत करूंगा, 5 लाख कमाऊंगा, फिर 20 लाख का मकान खरीदूंगा। जैसे ही वो मार्केट में, जैसे नेक्स्ट ईयर जाता है तो वो मकान की वैल्यू हो जाती है 25 लाख। अब उसके पास 20 लाख थे या 30 लाख का हो गया, 10 लाख रुपए कम थे, बोले ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा और मेहनत करके और ये 30 लाख लेने जाऊंगा। नेक्स्ट ईयर जाता है, वो मकान की वैल्यू हो जाती है 40 लाख, उसके पास कितने हो जाए, उसके साथ 25 लाख, अब ये 15 लाख कम पड़ रहा है। नेक्स्ट ईयर जाता है 30 लाख को लेके, उसकी वैल्यू हो जाती है 45 लाख। मतलब क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसकी, वो इनकम से सेविंग अर्न करता है, लेकिन उससे ज्यादा क्या बढ़ जाता है, उससे ज्यादा मकानों के भाव बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका परचेसिंग पावर क्या हो जाता है, वो घट जाता है, डिक्रीज इन द परचेसिंग पावर। आई होप आपको क्लियर हो। ओके, अकॉर्डिंग टू द डीजे कैनिस, ये क्या बोलता है, द रियल सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन कैसे क्रिएट होती है? इंक्रीज इन द मनी इनकम बियॉन्ड द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बेटा इसका मतलब क्या होता है, ये इन्फ्लेशन आता है क्या? चलो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। क्या होता है, जब पूरे इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, पूरे इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट। जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों के पास क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट है तो मतलब ये एम्प्लॉयमेंट फुल है, मतलब उनके पास क्या है, उनके पास है इनकम। इनके पास इनकम क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। उस सिचुएशन में सबके सब क्या करेंगे, सबके सब डिमांड करेंगे। ठीक है, लेकिन जब क्या होता है, फुल इन्फ्लेशन होती है, वो उस सिचुएशन में क्या होता है, डिमांड बहुत ज्यादा क्या होती है, हाई होती है। क्या होती है? हाई। हाई डिमांड होने के कारण क्या होता है, जो सप्लाई होता है ना, जो हमारा सप्लाई, वो सप्लाई क्या हो जाता है, वो सप्लाई हो जाता है शॉर्ट। ठीक है, उसकी शॉर्ट फॉल हो जाती है, मतलब मेरा डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई होता है, और जब व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई होगा तो दैट लीड टू इंक्रीज इन द प्राइस। क्या होगा? इंक्रीज इन द प्राइस। जब प्राइस बढ़ती है तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं उसको? इन्फ्लेशन। ओके जी, ओके। तो यहां पे वही मैंने समझाया कि यहां पे क्या होगा,
इस सिचुएशन में कि हमारे क्या होगा, मनी इनकम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिससे उसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, यहां पे हमको पूछा था कैरेक्टरिस्टिक्स है कांस्टेंट राइज इन प्राइस से, तो मैंने बताया कि क्या होता है, कंटिन्यूअसली राइज इन प्राइस होता है। ये कोई पर्टिकुलर एक सेक्टर में नहीं होता, कौन से सेक्टर के अंदर होता है, ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के अंदर होता है। हर एक सेक्टर के अंदर क्या होता है, प्राइस राइज होने लगता है। दिस इज नॉट लिमिटेड टू फ्यू कमोडिटी और सेक्टर्स, नहीं, सभी सेक्टर्स के अंदर। फिर क्या होगा, प्राइस राइज होगा तो लोगों की, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है, ये देखो मैंने बताया ना, यहाँ पे डिमांड कैसे हो जाती है, हाई डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है कि सप्लाई क्या हो जाता है, सप्लाई इसके सामने हो जाता है शॉर्ट, और सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा, तो दैट लीड टू इंक्रीज इन प्राइस एंड दैट मींस इन्फ्लेशन। ठीक है, प्राइस राइज आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट, तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि प्राइस राइज कब हो रही है, आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट। जब फुल एम्प्लॉय, क्योंकि क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता ना, पार्ट एम्प्लॉयमेंट होता है। चलो वो भी बता देते, ये भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं सर। आपका अगर पार्ट एम्प्लॉयमेंट होगा तो सर क्या होगा, पार्ट एम्प्लॉयमेंट के कारण क्या होगा, लोग यहाँ पे जब डिमांड करते हैं तो प्रोड्यूसर क्या करता है, लोगों को हायर करता है। क्या करेगा, हायर करेगा, उनको बोलेगा कि भाई तुम आ जाओ, तो क्या होगा, मैं चीजों को ये डिमांड के सामने मैं उनको सप्लाई कर सकूंगा। क्या होगा, ये डिमांड के सामने मैं सप्लाई कर सकूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही डिमांड बढ़ती है, लोग दूसरे लोगों को हायर करते हैं और अपना सप्लाई को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन जब फुल एम्प्लॉयमेंट जो पहुंच जाता है, तब वो सप्लाई कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि दूसरे लोगों, अब कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, सभी कहीं ना कहीं इंगेज है। अब हम सप्लाई को और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। समझा बेटा, समझा ना? ओके सर, समझा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट में लिखना, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आप थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते, तो प्लीज कमेंट में लिखना, सब मजा आया सुन के। ओके, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो वैसे तो इसने हमको क्या पूछा था, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा था, लेकिन इसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं। पहला होता है सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है जब इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि प्राइस राइज हो, क्योंकि बेटा जी जब प्राइस राइज होता है ना, तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं होती, ये उन लोगों के लिए अच्छी बात नहीं होती जिनकी इनकम कम होती है, जो सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो अपना रोज का धंधा करते हैं और रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। उनके लिए क्या होता जाता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है, उनकी परचेसिंग प्राइस और कम होती है और कम होती है और कम होती है, और फिर एक वक्त आता है कि उनको नेसेसिटीज के लिए भी पैसा निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती कि प्राइस राइज हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट चीजों की प्राइस को कंट्रोल करके रखती है। क्या करके रखती है, कंट्रोल करती है। कैसे करेगी सर, बाय लॉ से, प्राइस कंट्रोल से एंड रेशनिंग सब्सिडीज, तो उसको क्या करती है, वो कंट्रोल करती है। मतलब वो जो इन्फ्लेशन होता है उसको वो कंट्रोल किया जाता है, सप्रेस किया जाता है। इन्फ्लेशन स्टिल एक्सिस्ट इवन दो द प्राइस डू नॉट राइज ओपनली, दिस इज कॉल्ड सप्रेस इन्फ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशन कैसा था, जिसको हमने दबाया गया, तो सप्रेस इन्फ्लेशन हुआ। ओके, ये क्या होता है, ये जो इन्फ्लेशन होता है कोई वन टाइम नहीं होता। शॉर्ट टर्म और लिमिटेड प्राइस राइज इज नॉट इन्फ्लेशन। मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया ना कि प्राइस क्या, कि एक बार अचानक से प्राइस बढ़ गया, मतलब कोई चीज की शॉर्टेज हो गई। आपको मालूम है कोरोना के टाइम पे एक वैक्सीन थी, रैमडेविस करके कोई वैक्सीन थी, उसका क्या होगा था, क्योंकि वहां पे जब मार्केट में हवा फैलती है ना, तो इतनी खतरनाक फैलती है, वहां पे हवा फैली थी कि भाई ये जो वैक्सीन है, ये जो दवाई है, उसको लेने से बुखार कंट्रोल में आ जाता, कोरोना वायरस नहीं लगता। लोगों ने उसके ऊपर टूट पड़े भर के, और क्या हुआ, कंपनी इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाई। इवन नॉर्मल जो बुखार वाली दवाइयां थी ना, उन सब की भी शॉर्टेज हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, मार्केट के अंदर ब्लैक मार्केटिंग बढ़ा और चीजों के प्राइस अननेसेसरी बहुत ज्यादा हैवी कॉस्ट, मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट सब के सब बहुत जबरदस्त प्रॉफिट कमाने वाले हैं। तो बेटा जी मैं उसके अंदर ये बोलूंगा कि जो वन टाइम इन्फ्लेशन आता है ना, उसको हम इन्फ्लेशन, वन टाइम प्राइस राइज होता है उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलते। Price rise before full employment, when the factor of production are unemployed, a rise in the price or encourage producer to increase production। ये तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, जब चीजों के बाद जब लोग डिमांड करते हैं सप्लाई प्रॉफिट अर्न करने के लिए और लोगों को हायर करते हैं, दिस लीड टू हायर एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज आउटपुट एंड इवेंचुअली फॉल इन द प्राइस। तो क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी सप्लाई करेंगे, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक डिमांड कम हो जाएगी, तो उसको हम उस चीज को हम इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे।
ओके, इन्फ्लेशन इज हार्मफुल आफ्टर फुल इन्फ्लेशन। फुल एम्प्लॉयमेंट मैंने बताया, हाफ अनएम्प्लॉयड हो तो इन्फ्लेशन हार्मफुल है, लेकिन जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। तब कंट्री फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी अगर प्राइस राइज हुए जा रहा है तो कंट्री कहाँ फंसेगी, इन्फ्लेशन के चक्रव्यूह में फंस जाएगी। ओके जी, तो ये क्या था बेटा जी, ये था अदर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेशन और ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। कंक्लूजन की बात करें, देयरफॉर कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्राइस ऑल सेक्टर के अंदर होता है आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, उसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इट इज हार्मफुल टू फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। सिंपल है, ओके जी। हिस्टोरिकल कॉज ऑफ पोवर्टी, पहले पोवर्टी होता क्या, तो पोवर्टी के दो मीनिंग में तो हम ऑलरेडी 3-4 बार पढ़ चुके हैं। ये ट्रेडिशनल मीनिंग जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की थी, स्टारवेशन की लाइन की बात की थी। स्टारवेशन की बात की थी कि जब हम मिनिमम जो एक्सपेंडिचर करना चाहिए हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो नहीं कर पाते, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोवर्टी, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की थी, फूड एंड हंगर के। लेकिन फिर इसके बाद नया कंसेप्ट कौन सा आया था, नॉन इनकम पोवर्टी, या तो अदर देन पोवर्टी वाला, अदर देन फूड वाला। तो यहाँ पे नॉन इनकम पोवर्टी या तो नॉन फूड वाला तुम भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे बेटा जी क्या होता है, यहाँ पे मतलब सिर्फ फूड के ऊपर नहीं, दूसरी चीजें भी, दूसरे फैक्टर्स लाइक लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंडिविजुअल फ्रीडम, अबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड लाइफ ऑफ चॉइस विद सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें भी हमको आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इज ऑल्सो बी कंसीडर। कॉजेज ऑफ पोवर्टी, वैसे तो कॉजेज ऑफ पोवर्टी के अंदर ये सारे कॉजेज हैं, लेकिन उसमें हमको पूछा हिस्टोरिकल रीजन। कौन सा पूछा, ओनली 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 हिस्टोरिकल रीजन। अब आएगा कि सर यहाँ पे सिर्फ हिस्टोरिकल पूछा है तो मैं डायरेक्ट हिस्टोरिकल बता दूं, मैं बच्चा जी आपको बोलूंगा ना ना ना, ऐसी गलती मत करना। जब हिस्टोरिकल पूछा है तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन, भले इतना डिटेल मत दे, लेकिन थोड़ा बहुत डिटेल देखो पोवर्टी के बारे में बताना पड़ेगा। और ये जो हिस्टोरिकल इन्फ्लेशन है तो ये किसका पार्ट है, ये कॉजेज ऑफ पोवर्टी है। फटाफट या तो तू नहीं, ये इंटरनल पॉइंट मत लिख, मगर ये जो इंटरनल पॉइंट मत लिख, लेकिन हेडिंग पर लिख दे हिस्टोरिकल ड्यू टू रूरल फैक्टर, रूरल पोवर्टी, इकोनॉमिक फैक्टर एंड सोशल रीजंस। एटलीस्ट 4 पॉइंट एंड द सॉरी पांचवा अदर रीजंस। एटलीस्ट 5 पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे, भले अंदर का मत बताओ, लेकिन अगर दिखा सकते हो तो वेल एंड गुड। और उसमें फिर लिखो कि हिस्टोरिकल रीजन के क्या है, ये सारे ऐसे। अब अपने हिस्टोरिकल की बात करें, हिस्टोरिकल की बात करें तो बेटा जी क्या क्या होता है हिस्टोरिकल रीजन। हिस्टोरिकल रीजन का मतलब क्या होता है, हमारा देश पहले कैसे था। हमारा देश बोला जाता था सोने की चिड़िया। क्या बोला जाता था, सोने की चिड़िया। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब कुछ डेवलप था। हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर, हमारे स्पाइसेस, हमारे क्लोथ, हमारे हैंडलूम्स जो थे ना वो बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। लोग अच्छे अच्छे प्राइस देते थे हमारे हैंडलूम्स की। लेकिन ये जब से ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई हमारा पूरा सिस्टम बिगड़ गया। तो देखो, हम बहुत अर्बनाइज है, कमर्शियलाइज नेशनल कहला जाता था। हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बहुत अच्छा था। हम इस सिल्क, स्पाइसेस एंड पैडी वगैरह के अंदर फेमस थे। फिर हमारे कंट्री में इंग्लिश, फ्रेंच, डच इन्होंने आया, इन्होंने हमारे यहाँ पे क्या किया, आके पूरा एक्सप्लॉइटेशन किया, जिसके कारण क्या हुआ, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हमारा ये तबाह हो गया। और यहाँ पे हम वी आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए ना तो रिपीटेड ड्रॉट्स होकर आए, जमींदारी सिस्टम आपको मालूम है, टेनेंसी सिस्टम, ये सब के कारण भी क्या हुआ, ये सब के कारण भी हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ। फिर नेक्स्ट आया कि जो लोग थे ना, जो फार्मर, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं था। कौन सा मार्केट, ऑर्गेनाइज। तो वहां पे क्या होता था, लोग हैवी डेप्ट लेते थे। हैवी डेप्ट किससे लेते थे, जमींदार। और फिर इसलिए क्या करते थे, वो उसी जमींदार को ही जितना प्रोडक्शन करते थे हर साल वो अपना पूरा प्रोडक्शन दिखा के किसको देते थे, जमींदार को। तो यहाँ पे क्या हुआ, कभी भी फार्मर मेरा गरीब का गरीब रहा, अमीर बनाई नहीं। फिर मैनी जो कल्टीवेटर है ना यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे लॉस देयर लैंड एंड लीड टू डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे बहुत ये जमींदार इंटरेस्ट रेट भी इतना चार्ज करते थे और पूरा को पूरा उनका जो प्रोडक्शन है उसमें से कुछ पोर्शन रखे, बाकी सब अपने पास रख लेते थे। वो उनको इसकी जो प्राइस है वो भी अच्छी नहीं देते थे, जिसके कारण ये क्या हुआ, एग्रीकल्चर हमारा प्रोडक्ट डिक्लाइन हुआ, इनकेस इन द पॉवर्टी बढ़ती गई। ओके जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने क्या लगाया, ट्रेड टैक्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आए, जिसके कारण और क्या, और ज्यादा इंडियन एग्रीकल्चर हमारा बर्बाद हुआ। फिर उसके बाद अगर बात किया तो इंडियन का एक्सपोर्ट था वो हमारा से रिस्ट्रिक्टेड हो गया इस एरिया के अंदर, और ब्रिटिशर क्या बन गया, मेन एक्सपोर्टर, और मेन एक्सपोर्टर बन गया, ठीक है। इंडियन रेलवे सिस्टम वॉज एक्सटेंड, बोले कि हमने इंडियन रेलवे लेके आए। भाई तूने इंडियन रेलवे लेके क्यों आया,
टू डिस्ट्रीब्यूट ब्रिटिश गुड थ्रू आउट द इंडिया, इंडिया में तेरा गुड्स बिके इसलिए तू लेके आया, हमारे गुड्स के लिए नहीं लेके आया। फिर यहाँ पे दूसरा, ब्रिटिश अर्नड ह्यूज सरप्लस ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल इन इंडिया, इन्वेस्टेड इन द ब्रिटेन टू प्रमोट द इंडस्ट्री, यहाँ से प्रॉफिट कमाओ वहां पे दो, वहां पे मतलब ब्रिटेन के दो, वहां पे क्या करो, वहां पे अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री लॉस देयर कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी पावर, ये जो मैंने आपको कंसेप्ट पहले ही बता दिया है। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री वाज रूइंड, जो जो छोटी मोटी इंडस्ट्री वो तो एकदम तबाही हो गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी क्या हो गई, पावर्टी, पावर्टी क्या हो गई, वो एकदम बढ़ गई। ठीक है बेटा, तो ये क्या था, ये था हमारा पॉवर्टी के ऊपर हिस्टोरिकल रीजन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, एक मिनट, ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर रेशियो के बारे में। बेटा जी जेंडर रेशियो क्या है, डिस्कस इन डिटेल बताना। एकदम सिंपल है, जेंडर रेशियो मतलब मेल फीमेल का रेशियो, जिसको और क्या बोलते हैं, जिसको और बोलते हैं सेक्स रेशियो या तो फीमेल और मेल रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग होता है कि आउट ऑफ 1000 मेल के सामने कितने फीमेल है। ठीक है, 1000 मेल के सामने कितने फीमेल है, उसी को हम बोलते हैं जेंडर रेशियो। इंपॉर्टेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारे सोशल स्ट्रक्चर के लिए। अदरवाइज क्या होता है, जैसे मैरिज की प्रॉब्लम आती है, फैमिलीज की भी प्रॉब्लम्स एंड रिप्रोडक्शन की भी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, जेंडर रेशियो अगर इंडिया में बात की जाए तो सबसे बढ़िया किसका है, सबसे बढ़िया है केरला का। केरला का में फीमेल ज्यादा है और मेल कम है, लेकिन बाकी सारे स्टेट्स की बात की तो वहां पे कैसा है, लो फीमेल मेल रेशियो है। अगर 2011 की बात करें, इसके ऊपर आपका एमसीक्यू आता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केरला की बात की जाए तो 1000 मेल के सामने 1084 फीमेल है, हाँ जी। और हरियाणा की बात करें तो वहां पे वर्स्ट है, 1000 के सामने सिर्फ 879 है। ठीक है, रीजन फॉर लो जेंडर रेशियो क्यों है, क्योंकि हम वुमेन के स्टेटस को इग्नोर करते हैं, उनके गर्ल चाइल्ड के न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं करते, हम उनकी हेल्थ, उनका एजुकेशन, उनके वहां पे डाउरी सिस्टम होता है, सबसे सबसे गंदा, होना ही नहीं चाहिए। आपको क्यों डाउरी देनी पड़ती है, मतलब ये नहीं मान पड़ता। आप अपनी लड़की भी दो, ऊपर से डाउरी भी दो, ये गलत है। आपको लड़की देनी है, आप अपने कुछ दिल का टुकड़ा जब दे रहे हो तो सामने वाले को पैसे देने पड़ेंगे कि भाई जैसे हम कोई चीज मतलब कि हाँ आपकी लड़की हमको पसंद आई है तो हम उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं तो हम आपको डाउरी दें, ऐसा होना चाहिए। सिस्टम हमारा समाज का सिस्टम ही उल्टा है पूरा। तो डाउरी सिस्टम होने के कारण यहाँ पे बच्चे नहीं चाहते वो लड़की पैदा हो। फिर अर्ली मैरिज, अर्ली मैरिज से क्या होता है, अर्ली मैरिज के कारण क्या होता है, लड़कियों की डेथ होकर जल्दी हो जाती है, वो प्रेग्नेंट जल्दी होती है, उनमें क्षमताएं नहीं होती बच्चे को प्रोड्यूस करने की, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ, प्रेफरेंस फॉर द मेल चाइल्ड, और प्रेफरेंस फॉर द मेल चाइल्ड के अंदर क्या होता है, वो इतने बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, करवाते हैं, अगर डॉटर्स आती है तो उसकी बॉडी खराब हो जाती है, जिसके कारण उनकी जल्दी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे रीजन फॉर द लो जेंडर रेशियो ये था। ठीक है, रोल ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लोग क्या करते हैं, बच्चे जब प्रेग्नेंट होती हैं तो वो करवाते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, जिससे वो ये देखते हैं कि लड़का है कि लड़की। अगर लड़की होती है तो वो बच्चे को प्रोड्यूस ही नहीं होने देते, लड़का होता है तो उसको जन्म देते हैं। इससे क्या होता है, मेल बढ़ते जाता है और फीमेल के रेशियो कम होते जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कर दिया। ठीक है, और ट्रेंड्स इन इंडिया के, अगर इंडिया के टाइम की अगर बात करें 2000 से लेकर 2011 में क्या हुआ, हमारा दिन बदले, नज़ारे बदले। उस समय हमने एक प्रोग्राम चलाया था, बेटी बचाओ। क्या प्रोग्राम था, बेटी बचाओ। बेटी बचाओ के प्रोग्राम के तहत हमने जो बच्चों का बर्थ हो उसके ऊपर बहुत ध्यान रखा। अगर गुजरात स्टेट की बात की जाए तो यहाँ पे भी हमारा जो है सिस्टम बहुत पुअर है। यहाँ पे भी हमारा जो जेंडर रेशियो है, मेल ज्यादा है और फीमेल कम है। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सेक्स डिटर्मिनेशन उसको टोटली बैंड कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ स्टेट में ये वीक है। कंक्लूजन की अगर बात की जाए तो जेंडर रेशियो है ना, ये बहुत बहुत जबरदस्त खराब सोशल इशू है। मतलब हमको इसके अंदर अवेयरनेस फैलानी चाहिए, वुमन को एम्पावरमेंट करना चाहिए, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज लाने चाहिए, नेसेसरी टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ। ठीक है, तो ताकि क्या हो, इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सके। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था हमारा जेंडर रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट
एंड गिव द फॉर्मूलाज ऑफ मेजरिंग। तो बेटा बर्थ रेट क्या होता है, तो आउट ऑफ 1000 जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें से ड्यूरिंग द ईयर कितने बच्चों का जन्म हुआ आउट ऑफ कैसा एवरी 1000 पीपल, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर 1000 पीपल के सामने कितने बच्चों ने जन्म दिया, उसी को हम बोलते हैं बर्थ रेट। इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन ईयर मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि हम परसेंटेज नहीं निकालते, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये वही लिखा हुआ है। अगर हम अब की बात करें तो अभी में हमारा बर्थ रेट कंपेरेटिवली थोड़ा डाउन हुआ है। अच्छा बेटा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूछा है मीनिंग ऑफ बर्थ रेट, मीनिंग ऑफ डेथ रेट एंड फॉर्मूला। तो बेटा जी ये तो हमारा बर्थ रेट था, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें क्या लिखोगे आप, इसलिए मैंने क्या किया, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हमको ये बर्थ रेट हाई होने के कारण क्या है और लो डेथ रेट लो होने के कारण क्या, वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। क्योंकि 5 नंबर के अंदर सिर्फ इतना सा बर्थ रेट की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला इज नॉट सफिशिएंट। तो कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट क्या है, तो इसके बेसिकली 3 कॉजेज होते हैं, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, अदर फैक्टर्स, और इसके अंदर यही कारण थे, ठीक है। फटाफट अगर मैं आपको 1 मिनट में अगर फटाफट समझा सकूं तो यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज कंपलसरी करता है, जिसके कारण बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ रेट हमारा हाई होता है। अर्ली मैरिज करने से, विडो की रीमैरिज करने से बर्थ क्या होती है, हाई होती है। प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड के चक्कर में क्या होता है, बच्चे पैदा किए जाते हैं, इसलिए बर्थ रेट बढ़ते जाते हैं। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से क्या होता है, हमारे जो बच्चे को संभालने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरे फैमिली में बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, बर्थ रेट हमारा हाई होता है। इनकम फैक्टर, लो लेवल एजुकेशन होने से हमको ये नहीं मालूम पड़ता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, जिसके कारण बर्थ रेट हाई होता है। लो लेवल इनकम होने से लोगों को लगता है कि मोर द मैरियर, जितने ज्यादा होंगे उतना हमारे को ज्यादा हमको पैसे कमा के देंगे, हम ज्यादा उतनी अपनी गरीबी को जल्दी से दूर कर सकेंगे, इसलिए क्या करते हैं, वो बच्चे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ज्यादा मोर्टेलिटी रेट होने से बच्चे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चों की डेथ हो जाएगी, जिसके कारण क्या होता है, वो ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करते हैं और इन्फेंट, और क्या होता है, बर्थ रेट हमारा बढ़ते जाता है। अदर फैक्टर, हाई फर्टिलिटी रेट, जब बच्चे जो हमारी जो लेडीज है उसमें 15 से लेकर 49 तक की जो एज ग्रुप है उसमें फर्टिलिटी रेट बहुत जबरदस्त होता है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चे का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, बच्चे का बर्थ ज्यादा होता है। लेक ऑफ फैमिली प्लानिंग इन्फॉर्मेशन, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि फैमिली प्लानिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। खाली बच्चे प्रोड्यूस करना वो बड़ी बात नहीं होती, बच्चों को सही संस्कार देना, उनका सही एजुकेशन देना, उनका लालन पोषण करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसको आप अच्छा इंसान बनाओ, उसको हर चीज उसको दिलाओ जो उसको ज्यादा जरूरी है, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ लेक ऑफ प्लानिंग इन्फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, बच्चों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, बच्चों का बर्थ बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट आते हैं डेथ रेट के अंदर। देखो यहाँ पे पूछा था बर्थ रेट, उसके कारण हमने बता दिया। और डेथ रेट की बात करें, डेथ रेट का मतलब क्या होता है, वही जो ऊपर था वहां पे बर्थ की जगह डेथ लगा दो। कितने नंबर ऑफ पीपल डाई होते हैं एवरी ईयर आउट ऑफ 1000 पीपल, उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, नंबर ऑफ पीपल हु डाई आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन अ ईयर मल्टीप्लाई बाय 1000, परसेंटेज से मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर डेथ रेट की बात की जाए तो डेथ रेट हमारा क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ है। ओके, द मेन रीजन क्या है इसका डेथ रेट, क्योंकि हमारा क्वालिटी बढ़ी, न्यूट्रिशन बढ़ा, हमारा इंप्रूवमेंट, मेडिकल सर्विस बढ़ी, एजुकेशन बढ़ा है, हमारा मेडिकल सर्विस बढ़ा है, रिसर्च सेंटर्स बढ़े, सर्जरी पे हमने काम किया हुआ है, हमारा इन्फेक्शियस डिसीज के ऊपर हमने कंट्रोल किया हुआ है, जिससे हमारा डेथ रेट कम हुआ है। कॉज ऑफ डेथ, लो डेथ रेट, वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बढ़ना, एपिडेमिक पे कंट्रोल करना, ड्रॉट्स के ऊपर, सूखे के ऊपर कंट्रोल करना, ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़ गया, जिससे हम जो जहाँ पे प्रोडक्शन, जहाँ पे एग्रीकल्चर तबाह हो गया, उन लोगों को स्टारवेशन के कारण प्रॉब्लम ना हो, हम इजीली एक प्लेस से दूसरी जगह क्या करते हैं, गुड्स को भिजवा कर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ये सारे हम क्या करते हैं, मदद करते हैं। जहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज है वहां पे क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी वो हम एड पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यही बेटा जी कारण है कि जो बर्थ रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं और डेथ रेट क्या होती है, कम होती जाए, जिसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और ये क्या होता है, ये हमारे जो हमारा फ्यूचर है, ये फ्यूचर के अंदर अगर ऐसी चीज होती रही तो क्या होगा, केओस क्रिएट होंगे, हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, और इसलिए हमको इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा हर एक 5 नंबर के क्वेश्चन पे देखो क्या करना पड़ेगा, देखो हर एक 5 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर कंक्लूजन लिखना होगा, याद रखना। आधा से 1 नंबर बच्चे टीचर्स काट देते हैं।
ओके, मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या होता है एंड डिस्कस द कंटेस्ट इन द मॉडर्न एग्रीकल्चर। बेटा जी मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या होता है? मॉडर्न एग्रीकल्चर जो पुराना था ना, हम बुलोक लेके चल रहे हैं खेत से, हाथ से खेती कर रहे हैं, वो सब निकल गया। अब हम नई टेक्नोलॉजी लेके आए, जैसे कि हम ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आए। ग्रीन रिवोल्यूशन हमने कम कितने डिस्ट्रिक्ट में चालू किया था? 7 डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम दिया था AIADP, जिसका फुल फॉर्म था इंटेंस एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इंटेंस एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये हमारा बहुत सफल हुआ, जिसके कारण हमने ये चालू किया 7 बाकी के स्टेट्स का, जिसका नाम दे दिया फिर हमने HYVP। क्या दिया? HYVP, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। अब इससे क्या होने बेटा, इससे हमारा जो प्रोडक्शन बहुत जबरदस्त फैला। क्या हुआ? बहुत जबरदस्त हुआ, जिसको बोलते हैं ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन है। ग्रीन का मतलब क्रॉप से रिलेटेड था और रिवोल्यूशन का मतलब है कि इसमें सिग्निफिकेंट राइज हुआ, क्रॉप के अंदर सिग्निफिकेंट राइज हुआ, जिसको बोला जाता है एज अ होल ग्रीन रिवोल्यूशन। ओके जी, हाँ, यहाँ पे हमने फर्टिलाइजर लेके आए, इंसेक्टिसाइड यूज किए, पेस्टिसाइड यूज किए, जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ा, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। इसके फायदे क्या हुए? देखो, मॉडर्न रिवोल्यूशन, मॉडर्न एग्रीकल्चर पूछा तो आपको ये काम करना कि अगर इसके फायदे लिखने जाओगे बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाओगे, तो आप ये मत लिखना खाली ये एग्रीकल्चर ग्रीन रिवोल्यूशन होता क्या है, कैसे चालू किया, और ये सब लिख देना। फायदे के ऊपर मत जाना, मैं आपको फायदे बता देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिर्फ ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो आप लिख सको। पॉजिटिव क्या था कि यहाँ पे हमारा हमारा जो टाइम लैग था ना बिटवीन शोइंग एंड हार्वेस्टिंग, वो क्या हो गया? बहुत ज्यादा ही कम हो गया, मतलब प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ी। ठीक है, यहाँ पे डबल क्रॉपिंग हम करना पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि हम जहाँ एक साल के अंदर 2 बार खेती कर पाते तो कोई एक साल में 3 बार खेती कर पाए, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो हम सब्सिस्टेंस लेवल पर फार्मिंग नहीं करेंगे, हम कमर्शियल लेवल पर फार्मिंग करेंगे। ठीक है, ड्यू टू लार्ज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, क्या हुआ? हमने इसको जो सरप्लस गुड्स था वो हमने क्या करने लगे? सरप्लस, ये जो लार्ज प्रोडक्शन होने से जो चीजों की प्राइस क्या होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सप्लाई क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। डिमांड उतनी है लेकिन सप्लाई बढ़ने से हमारा ओवरऑल प्राइस लेवल क्या हो जाता है? डाउन होता है। तो प्राइस लेवल डाउन हुआ, जिससे कि गरीब लोग भी क्या करने लगे? इसको अफोर्ड करने लगे। ओके, सिर्फ अगर ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया तो आपको ये बेनिफिट दिखने की जरूरत नहीं है, वरना बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग क्या होता है? जब हम एक साल में एक से ज्यादा बार प्रोडक्शन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग मतलब मोर देन 1 क्रॉप इन द सेम लैंड इन अ 1 ईयर, उसी को बोला जाता है मल्टी क्रॉपिंग। ओके, 2 प्रकार के फूड ग्रेन्स होते हैं, एक होता है 2 प्रकार के क्रॉप्स होते हैं, फूड ग्रेन्स, एक होता है नॉन फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स जो हम अपने नॉर्मल डे टू डे कंजम्पशन में यूज कर रहे हैं। नॉन फूड ग्रेन्स जिसको हम कैश क्रॉप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप। कैश क्रॉप मतलब जो कहाँ यूज होते हैं? हम अपने लिए भी यूज करते हैं और इंडस्ट्री में भी यूज होता है, उसको बोलते हैं कैश क्रॉप। कैश क्रॉप है तो नॉन फूड। अब है ना, यहाँ पे मल्टी क्रॉपिंग के अंदर 2 रीजन थे। एक था टेक्नोलॉजी फैक्टर। क्या हुआ था कि हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी बढ़ी, मतलब हमने इरिगेशन प्रोजेक्ट लगाए, सीड्स इम्प्रूवमेंट, सीड्स की इम्प्रूवमेंट किया, फर्टिलाइजर लगाए, मॉडर्न मशीन आई, जिससे कि क्या हुआ? हमारा डबल मल्टी क्रॉपिंग क्या हुआ? पॉसिबल हुआ। दूसरा क्या था? इकोनॉमिक फैक्टर भी था कि हम मल्टी क्रॉपिंग क्यों करें। उसमें पहला है क्योंकि बेटा टू मैक्सिमाइज प्राइस एंड इनकम, अगर आप मल्टी क्रॉपिंग करोगे तो आपकी क्या बढ़ेगी? आपकी इनकम बढ़ेगी, तो क्यों नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपके पास जब इंस्ट्रूमेंट्स है, मेरे पास ट्रैक्टर है, मशीन्स है, स्प्रिंकलर है, तो उसका यूज क्यों नहीं करूं? क्यों मल्टी क्रॉपिंग नहीं करो ना, क्योंकि खरीदी हुई है हमारे, जितना ज्यादा यूज करो उतना ज्यादा बेहतर है। फिर था साइज ऑफ अ फॉर्म। अगर साइज ऑफ अ फॉर्म हमारी लार्ज होती थी तो उस फॉर्म को क्या करो? 2 टुकड़े करो, 3 टुकड़े करो और हर एक जगह पे अलग अलग प्रोडक्शन करो, तो ये तो अच्छी बात है। तो अगर साइज ऑफ फॉर्म बड़ी है तो फिर बड़ा प्रोडक्शन क्यों नहीं करना। फिर है प्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस, मतलब अब क्या हो गया था? मल्टी क्रॉपिंग के अंदर अगर फसल अगर फेल हो जाती थी तो गवर्नमेंट आपको फसल बीमा योजना देती थी। जब आपको इंश्योरेंस दे रही है तो फिर हमको मल्टी क्रॉप प्रोडक्शन क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। फिर है टेन्योर। हम जैसे 2 साल के लिए या 5 साल के लिए हमने टेन्योर ले लिया, कोई टेन्योर मतलब रेंट पे ले लिया लैंड को। अब मैं उसको खेती करूँ नहीं करूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नहीं करूंगा तो फिर खाऊंगा क्या? उसको रेंट कैसे पे करूंगा? तो मैं क्या करूंगा? उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे टेन्योर के कारण भी क्या हुआ? हमारा इकोनॉमिक फैक्टर में टेन्योर के कारण भी क्या हुआ? क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा। फिर हमने क्या किया? जो क्रॉप प्रोटेक्शन करने लगे। क्या करने लगे? क्रॉप का प्रोटेक्शन। क्रॉप का प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? हमने हमने क्रॉप के प्रोटेक्शन में कैसे हेल्प किया? हाँ,
तो क्रॉप का प्रोडक्शन क्या है? क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे अब पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, हम वो पेस्टिसाइड्स यूज करने से जो पहले हमारी फसल जो तबाह होती थी, नुकसान हो जाता था, अब वो उससे हम दूर होने लगे, बचने लगे, ठीक है। लेकिन ये इसमें एक चीज याद रखना, ये जो क्रॉप को प्रोटेक्शन के लिए जो हम पेस्टिसाइड्स करते हैं ना, यूज करते हैं, वो बहुत ही डेंजर होता है हमारे मैनकाइंड के लिए भी और एनवायरमेंट के लिए भी। अगर आपने उसको ढंग से यूज नहीं किया और ज्यादा की लालच में ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, पॉइजन बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हमको फार्मर को गाइड करना पड़ता है कि कितनी मात्रा में आपको ये पेस्टिसाइड्स का यूज करना है, ताकि वो लेवल ऑफ पॉइजन ना बने, ठीक है। एक अच्छी चीज क्या है, ये जो पेस्टिसाइड्स है ये हमारा क्या होते हैं, चीपर एंड इफेक्टिव होते हैं, जिससे कि क्या होता है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इसको अफोर्ड कर पाते हैं, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर रिसर्च। बेटा जी ICAR, इसके ऊपर याद रख लेने का, इसके ऊपर आपका इंपॉर्टेंट MCQ बनता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICAR? एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये बेटा जी रिसर्च करती है, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर के रिसर्च के अंदर। ICAR क्या करती है, अवेयरनेस फैलाती है, इसको लेके हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड कैटल रियरिंग को लेके। ICAR has played pioneering role in the green revolution, जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें भी ICAR का बड़ा ही हिस्सा है, एंड ICAR हेल्प करती है इम्प्रूव नेशनल फूड अवेलेबिलिटी एंड न्यूट्रिशन, ठीक है जी। ओके ओके सर। नेक्स्ट आता है द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। बेटा जी इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, वापस से देखते हैं। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन है ना, ये इट इज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है। जितना ज्यादा आप है ना क्या होगा, हमारा एजुकेट होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। बेटा जी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो भी पैसा हम लगाते हैं ना, वो खर्चा नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। आपके पेरेंट्स आपकी पढ़ाई के अंदर खर्चा करें तो दैट्स नॉट खर्चा, वो आपके अंदर इन्वेस्ट करें, ताकि फ्यूचर में आप एक अच्छे जगह पे जा सको, कोई अच्छा सैलरी अर्न कर सको, या तो आप बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सको। इवन इफ द फिजिकल, एक चीज बोला जाता है एजुकेशन को लेके, कि अगर पूरा आपका अगर वेल्थ जल्द भी जाए, लेकिन आपका अगर एजुकेशन आपके साथ है, आपने वेल एजुकेशन लिया हुआ है, आप वापस से ही वो ऐसा का वैसा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो क्या होगा, आपके कितनी वेल्थ क्यों ना हो, वो पूरी की पूरी वेल्थ आपके वो क्या होगी, आपके हाथ से चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फिजिकल रिसोर्सेज रिमेन अनयूज्ड एंड आर इवेंचुअली लॉस्ट। तो अगर आपके पास क्या है, एजुकेशन ना हो, तो आपके पास वो कोई पैसा को काम का नहीं होता। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, एक्सपर्टाइज क्या करते हैं, आपका जो एजुकेशन है, ट्रेनिंग, रिसर्च, नॉलेज, एक्सपर्टाइज, वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक। जितना ज्यादा हम एजुकेटेड होंगे, उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये रहा थ्रू एजुकेशन, क्योंकि 5 नंबर का है, तो पहले एजुकेशन क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, वो ब्रीफ पे आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अब हम आते हैं कि इसके बेनिफिट क्या होंगे, या तो इंपॉर्टेंस क्या होंगे। तो पहला इंपॉर्टेंस है द इंडिविजुअल एक्वायर नॉलेज ड्यू टू विच he or she become eligible for his high class opportunity, and जितना ज्यादा आपको नॉलेज होगा ना, उतना आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इंप्रूव होगा। जितना ज्यादा आपका एजुकेशन होगा, तो आप अपनी लाइफ को क्या कर सकोगे, अपलिफ्ट कर सकोगे, आप क्या बनोगे, कॉन्फिडेंस बनोगे। जितना ज्यादा आपका एजुकेशन होगा, उतना ज्यादा आप कैसा डिसीजन लोगे, प्रॉफिटेबल डिसीजन ले सकोगे, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ कैसे बनेगी, गुड लाइफ बनेगी, ठीक है। चीनी वाली नहीं, शुगर की लाइफ नहीं, गुड लाइफ बनेगी। ओके, एजुकेशन क्या करता है, एजुकेशन करता है मेक अ पर्सन एफिशिएंट इनफ टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी। आप जितना ज्यादा एजुकेटेड बनोगे, उतना एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकोगे, जिससे आप क्या कर सकोगे, आप जितनी भी अपॉर्चुनिटी चाहिए उसका फायदा उठा सकोगे थ्रू डेवलपमेंट, ठीक है। ये आया आपके पर्सन। वापस से देखो, पहला एजुकेशन से हमने क्या किया, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव किया, हमारी लाइफ को अपलिफ्ट किया, गुड लाइफ जीने लगे, और उसके बाद हमने अपॉर्चुनिटीज जो थी, सारी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्ट्री। अब देखो यहाँ पे एक पर्सनल के पॉइंट से आया था, यहाँ पे लेबर के पॉइंट से आ रहा है,
लेबर क्या करेगा, कर सकता है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, क्योंकि वो अगर टेक्नोलॉजी को समझता है, अगर एजुकेशन से उसने टेक्निक वगैरह सीखी है, तो उससे क्या होगा बेटा, वो उन टेक्नोलॉजी को यूज करेगा और अपने बिजनेस में यूज करेगा जहां पे वो बिजनेस कर रहा है, जिससे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। वो ऐड आते हैं टेक्नोलॉजिया, वही, ये लेबर के पॉइंट से था, किसके पॉइंट से था, लेबर के पॉइंट से था। फिर ये एग्रीकल्चर के पॉइंट से था, एग्रीकल्चर का क्या करेगा, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिर उसके बाद हम सोशल इश्यूज जो हैं, जो हम उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, सोशल इश्यूज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसके बाद बेटा इनेबल द सोसाइटी टू क्रिएट एनवायरमेंटल बैलेंस, हम एनवायरमेंटल बैलेंस कर पाएंगे, मतलब एनवायरमेंट को बर्बाद होने से बचा पाएंगे और हमारी सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, हम बनेंगे क्लीनलीनेस एंड हेल्थ के ऊपर फोकस कर पाएंगे, किसके ऊपर, क्लीनलीनेस एंड हेल्थ के ऊपर फोकस कर पाएंगे। 10 10 10 thus, after showing the development of advanced country, it can be seen that through education, efficient labor can be increased or continuously increased, or sorry, or who can contribute substantially टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब जितना ज्यादा आप इकोनॉमी एजुकेटेड बनते हो उतना ज्यादा आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हो। तो कंक्लूजन की बात की जाए तो कंक्लूजन में क्या है, एजुकेशन क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाता है, ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट बढ़ाता है, यहाँ से हमारी लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, सोशल अवेयरनेस फैलता है, हमारा ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा, चैलेंजेस लाइक ड्रॉप आउट घटेंगे, पीपल का शॉर्टेज होगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे बोला ये भले है, लेकिन ऑल दो हमारा एजुकेशन फैसिलिटी बड़ा है, लेकिन फिर भी हमको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस कैसे आएंगे, शॉर्टेज ऑफ टीचर्स एंड इम्प्रूव क्वालिटी इन द टीचर्स, ये क्या होता है, ये हमारी प्रॉब्लम्स आती है। 10 द क्वालिटी एंड द रीच ऑफ द एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिटी एंड रिच एजुकेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है फॉर नेशनल डेवलपमेंट को लेने के लिए। तो बेटा जी यहाँ पे हमने क्या किया, हमने हमारा पेपर नंबर 6 भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो पेपर नंबर 6 का सेक्शन नंबर ई हमने इसको खत्म किया, मैंने बड़ा ही ढंग से अच्छे ढंग से आपको बताया। आई होप इसके अंदर आपको मजा आएगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, कमेंट में लिखना कि सर आपका तैयारी कैसे चल रही है, पता तो चले, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके बेटा, बाय बाय, सी यू।